नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के बारे में। जानेंगे कि ये एक्ट क्या कहता है, किन व्यक्तियों के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है, क्या-क्या इसमें कंट्रीब्यूशंस होती हैं, एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कौन-कौन एलिजिबल है इस एक्ट का बेनिफिट लेने के लिए, क्या-क्या स्कीम्स आती हैं इस एक्ट के अंतर्गत और डिटेल में जानेंगे कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है इस एक्ट के अंतर्गत, कौन-कौन से फॉर्म्स होते हैं, बेसिक अमाउंट पे कटेगा हमारा पीएफ या फिर ग्रॉस सैलरी पर कटेगा, कितना कटेगा, क्या-क्या बेनिफिट ले सकते हैं, किस-किस सिचुएशन में क्या-क्या बेनिफिट मिलता है, डिटेल में जानेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात किया जाए तो ईपीएफ एक्ट को रन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है ईपीएफओ और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इस इंडिपेंडेंट बॉडी में 3 तरीके की स्कीम्स हैं जो कि 1952 में ईपीएफ स्कीम है, 1995 में आया था एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम और ईडीएलआई जिसको हम एम्प्लॉइज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं, ये 1976 में आया था। तो ये 3 अलग-अलग स्कीम्स हैं जो कि एक बार में नहीं आई थी, अलग-अलग समय में आई थी। क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी? क्या इसमें बेनिफिट हमको मिलता है? क्यों हमें 3 बेनिफिट्स लाने पड़े, 3 स्कीम्स लानी पड़ी? आइए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो ईपीएफओ क्या होता है और इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? आइए। दोस्तों, ईपीएफओ जो कि एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो सबसे पहले तो ज़ोन्स होते हैं, यानी कि पूरी कंट्री में ज़ोन्स होंगे अलग-अलग, ईस्ट ज़ोन, वेस्ट ज़ोन, सेंट्रल ज़ोन इस तरीके से। एट प्रेज़ेंट देयर आर 10 ज़ोन्स अक्रॉस द कंट्री और इन सभी ज़ोन्स के अपने-अपने जो हेड होते हैं, वो हेड होते हैं एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। फिर इसके बाद बात की जाए स्टेट्स की, तो जैसे ही हम स्टेट्स में आ जाते हैं, इन स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है रीजनल ऑफिस में। रीजनल ऑफिस कई बार एक स्टेट में 2 से ज़्यादा भी रीजनल ऑफिस हो जाते हैं। ये जो रीजनल ऑफिस होते हैं, यहाँ पर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1 के में हेड के होते हैं। देन रीजन्स सब डिवाइडेड होते हैं सब रीजन्स में और वहाँ पर रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 2 हेड होता है। फिर उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनाया जाता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। फिर बात किया जाए ईपीएफओ, तो ईपीएफओ का मेन उद्देश्य क्या है? उसका गोल क्या है? तो इसका गोल है टू एन्श्योर ईच एम्प्लॉयी हैज़ ओनली वन ईपीएफ। दोस्तों जब ईपीएफओ नहीं आया था इससे पहले बहुत सारे अलग-अलग संस्थाएँ हुआ करती थी और सबकी अपनी-अपनी आईडीज़ होती थी। तो ईपीएफ के आने से एक सिंगल आइडेंटिटी हो गई है। फिर उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर आ गया है हमारा कंप्लायंस मस्ट बी मेड एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल। तो ईपीएफओ के आने से दोस्तों हमारा जो कंप्लायंस पार्ट है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस पार्ट है, ये सिंपल हो गया है, यूनिक हो गया है। देन उसके बाद में इंश्योर दैट ऑर्गनाइजेशंस फॉलो ऑल ईपीएफ रूल एंड रेगुलेशंस रेगुलरली और ये एक इंश्योरेंस भी हो गई है क्योंकि सिंगल बॉडी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हो गई है। तो हमारा कंप्लायंस ओवरऑल सही तरीके से सभी लोग काम कर रहे हैं या नहीं है, इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो जाती है। फिर उसके बाद में ईपीएफओ का जो गोल है टू एश्योर डिपेंडेबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज़ एंड इंक्रीज़ देयर फैसिलिटी। इंटरनेट फैसिलिटी के माध्यम से हम यहाँ पर सारी जो सर्विसेज़ हैं, वो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करा देते हैं, तो हमें कहीं भी आने-जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा मोस्ट ऑफ द काम ऑनलाइन माध्यम से ही हो जाता है, लाइक ई-केवाईसी हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गए, क्लेम्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन ही ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो ईपीएफओ के आने से बहुत सारे फ़ायदे हो गए हैं। फिर बात किया जाए तो ऑल मेंबर्स अकाउंट शुड बी ईज़िली एक्सेसिबल ऑनलाइन। सभी लोगों के हम ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं और क्लेम सेटल रेशियो भी बहुत फ़ास्ट हो गया है। कई बार तो ये 2 दिन, 3 दिन में भी हमारे क्लेम्स सेटल हो जाते हैं। तो बहुत ही फ़ास्ट प्रोसेस हो गया है और प्रोसेस फ़ास्ट होने से एक तरीके का एनकरेजमेंट भी होता है
वॉलंटरीली काम इसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना कंट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं क्योंकि इसका रिस्पॉन्स बहुत ही फ़ास्ट हो गया है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों ईपीएफ एक्ट। तो ईपीएफ एक्ट में हमारे पास में एक तरीके का पेंशन फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे एक मॉनेटरी फंड दिया जाता है और डेथ बेनिफिट भी दिया जाता है। फिर बात किया जाए कि एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? कहाँ-कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? तो हर वो संस्था, हर वो एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कमैन डिप्लॉयड हैं, वहाँ पर ईपीएफओ काम करता है। तो 20 या 20 से ज़्यादा वर्कमैन किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पे ईपीएफ एक्ट अप्लाई हो जाता है। देन हर एम्प्लॉयी का एटलीस्ट वर्कमैन होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयड होना चाहिए किसी एम्प्लॉयर के अंतर्गत, तब वो बेनिफिट ले सकता है। देन उसके बाद में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयी के कंट्रीब्यूशन के बराबर या एटलीस्ट उसके बराबर होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब एम्प्लॉयी अपना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा भी कर सकता है, बट एटलीस्ट उसके बराबर होना चाहिए। देन उसके बाद में जो एप्लीकेबिलिटी है कि हर वो वर्कमैन जिसकी सैलरी 15,000 से कम है, 15,000 यानी कि बेसिक प्लस डीए, उससे अगर कम है, तो वो एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद दोस्तों बात किया जाए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ये एक यूनिक ही नंबर होता है और एक वर्कमैन को एक बार में यूएन नंबर मिल गया, तो वो लाइफ टाइम सेम नंबर ही रहता है। ये एक 12 डिजिट का डिजिटल नंबर होता है, जिससे हम ये सारी ईपीएफ की बेनिफिट ले सकते हैं। फिर उसके बाद बात किया जाए दोस्तों, यूएएन के बेनिफिट क्या-क्या होते हैं? तो यूएएन के बेनिफिट में हम देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ईज़ी ट्रांसफ़र होने लगा है, विथड्रॉवल्स ऑफ क्लेम्स ईज़िली हो गए हैं। जैसा कि हमने बात किया था, ऑनलाइन पासबुक हम ईज़िली विज़िबल होता है, एसएमएस सर्विस है। तो धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है। आप अपना केवाईसी कर सकते हैं, आप अपना ईपीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हैं, पासबुक देख सकते हैं, अपना नॉमिनी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हमारे यूएन नंबर से हम ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कंट्रीब्यूशंस की। तो कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉयर अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयी। एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर वाला जो पोर्शन होता है वो कंप्लीटली ईपीएफ अकाउंट में नहीं जाता है। वो 3 अलग-अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई। तो बात करते हैं ईपीएफ अकाउंट में कितना जाएगा एम्प्लॉयर वाले पोर्शन का, तो 3.67% एम्प्लॉयर वाला पोर्शन ईपीएफ अकाउंट में जाता है, 8.33% पेंशन स्कीम में जाता है और 0.5% लिंक्ड इंश्योरेंस यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस वाले पोर्शन में जाता है। तो ये 3 अलग-अलग डिवीज़न हो जाते हैं एम्प्लॉयर वाले पार्ट के, जो कि एम्प्लॉय के लिए ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन ये एम्प्लॉयर पे करता है। देन उसके बाद बात किया जाए कि ईडीएलआई में क्या-क्या बेनिफिट्स लिए जाते हैं, किस तरीके से बेनिफिट लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एम्प्लॉई कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, टोटली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ईडीएलआई के लिए, ठीक है। और जो भी ईपीएफ का पार्ट होता है वो इस सभी लोग, वो सभी एम्प्लॉयज़, वो सभी वर्कमैन इक्वली कवर्ड होते हैं अंडर द स्कीम ईडीएलआई। और इस स्कीम का जो कवरेज होता है वो डेथ बेनिफिट के लिए दिया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड प्लेस ऑफ द डेथ। फिर उसके बाद बात किया जाए कि ईपीएफ में हमें कितना मैक्सिमम अमाउंट मिलता है क्लेम करने पर, तो ईडीएलआई वाले पोर्शन का हमें अप टू 7 लाख रुपीज़ यानी कि 7 लाख रुपए तक हमें ईडीएलआई बेनिफिट मिलता है, जो भी नॉमिनीज होते हैं या लीगल हायर होता है उसको। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में देखते हैं। एवरेज मंथली सैलरी का 30 गुना, 30 टाइम्स ऑफ द एवरेज मंथली सैलरी। और ये एवरेज मंथली सैलरी कैसे देखी जाएगी, पिछले 12 महीने में क्या रही है उस डिजीज्ड पर्सन की, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और वो कैलकुलेशन में हम जोड़ देते हैं एडिशनल बोनस के। ये जो एडिशनल बोनस होता है ये पहले 1.5 लाख हुआ करता था, अब ये 2.5 लाख है। तो तो अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, तो बेनिफिट पेएबल वुड बी रुपीज़ 7 लाख अप टू। तो 15,000 एवरेज सैलरी है, 15,000 को मल्टीप्लाई कर दिए 30 से प्लस 1.5 लाख बोनस।
वैसे तो बोनस अब 2.5 लाख हो गया, लेकिन इस कंडीशन में 1.5 लाख ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम हमें 7 लाख तक ही मिल पाता है। और अगर एम्प्लॉयी की सैलरी 15 के से लेस है, तो ईडीएलआई का जो बेनिफिट है, वो आपका हो जाएगा 30 इंटू 10,000, क्योंकि हमने 10,000 का एग्ज़ाम्पल लिया है, तो 30 को मल्टीप्लाई किया जाएगा एवरेज सैलरी 10,000 से, प्लस 2.5 लाख का बोनस जो कि गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड है। तो 3 लाख प्लस 2.5 लाख 5.5 लाख हो जाता है। अब बात किया जाए कि ये ईडीएलआई का बेनिफिट हमें मिलेगा कैसे, या जब आपकी डेथ हो गई है वर्कमैन की, तो उसका हम कंपनसेशन क्लेम कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए हमें फॉर्म 5 आईएफ सबमिट करना होता है, साथ ही में डेथ सर्टिफिकेट, गार्डियन सर्टिफिकेट या फिर लीगल हायर जो भी क्लेम करने वाला है डिज़ीज़ पर्सन का, वो हम उसका एक लेटर होता है सर्टिफिकेट जो कि इंडिकेट कर रहा हो कि हाँ, वो लीगल हायर हैं या गार्डियन हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पे लगाने होते हैं ईपीएफ ऑफ़िस में, या फिर हम अपने जो एम्प्लॉयर था, उसे भी सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ में और कुछ चीज़ें होती हैं, वो देखते हैं। आपको जमा करना पड़ेगा लीगल हायर्स फ़ोटो, आईडी प्रूफ़, आईडी प्रूफ़ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट डिटेल, देन उसके बाद में प्रूफ़ ऑफ रिलेशनशिप विद द डिसीज़्ड पर्सन, आपका बैंक अकाउंट जिसमें आपका फंड ट्रांसफ़र होगा, और ये पूरा आप डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। तो आपको ये 3-4 जो डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर्म 5 के साथ, और अपना पूरा नॉमिनीशिप या फिर गार्डियनशिप सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ्स के साथ आप अपने जो भी डिसीज़्ड पर्सन के एम्प्लॉयर थे उनको दे दीजिए। वो ईपी ऑफ़िस में जमा कर देंगे, या आप खुद भी जा करके ईपीएफ ऑफ़िस में सबमिट कर सकते हैं क्लेम लेने के लिए अंडर द स्कीम ऑफ ईडीएलआई, जिसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयी डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो एक बार जब हम ये डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर दिए, उसके बाद के प्रोसीजर का स्टेप देखते हैं। हमें एम्प्लॉयर को अगर हमने सबमिट किया है डॉक्यूमेंट, तो एम्प्लॉयर उस सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई करता है। देन उसके बाद में ईपीएफ ऑफ़िस में प्रोसेस करने के लिए भेज देता है। ईपीएफ ऑफ़िस प्रोसेस करता है, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई करता है टाइम इंटरवल के अंदर, और फिर उसके बाद वो क्लेम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देता है। जैसे ही वो क्लेम अप्रूवल करता है, वो डिसबर्समेंट हो जाती है। डिसबर्समेंट का आपके पास में कंप्लीट मेल भी आता है, और ये ध्यान रखिए आप बात में अपने दिमाग में कि जो फंड ट्रांसफ़र होता है, यानी कि डिसबर्समेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो बीच में कोई भी मीडिएटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर दोस्तों बात किया जाए ईपीएस के बारे में। ईपीएस जो कि एक पेंशन स्कीम होती है, तो कई बार दिमाग में आता है कि ईपीएस का पैसा हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, लेकिन उसका कितना पोर्शन हमें मिलेगा? या जब हम रिटायर होएँगे या हम सर्विस से जब रिलीव होंगे, तो हमें कितना पैसा एज़ ए पेंशन मिलेगा? तो सबसे पहले तो कंडीशन आप ये जान लीजिए कि पेंशन स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट लेने के लिए हमें एट लीस्ट 10 इयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि वो 10 इयर्स ऑफ सर्विस सेम कंपनी में हो। आप डिफरेंट-डिफरेंट कंपनीज़ में भी अगर काम किए हुए हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं इस पेंशन के लिए, और यहाँ पे ₹1000 से लेकर के 2000 के बीच में आपको एज़ ए पेंशन मिलती है। अब बात करते हैं कि ज़्यादा पेंशन लेनी है तो क्या आप हो सकता है? तो ज़्यादा पेंशन के लिए यहाँ पे प्रोविडेंड नहीं है, आप कुछ दूसरी स्कीम ले सकते हैं। फिर बात किया जाए कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स अंडर ईपीएफ एक्ट, तो यहाँ पर 7-8 फॉर्म हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फॉर्म 11, जो कि अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए होता है। जब हम कंपनी स्विच करते हैं तो हमारा अकाउंट नंबर तो सेम रहता है, लेकिन हमें डिक्लेरेशन देना होता है कि हम अपना एम्प्लॉयर चेंज कर रहे हैं। तो वो एक तरीके का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। देन उसके बाद में फॉर्म 20 होता है, ये यूज़ होता है जब हम फाइनल सेटलमेंट करते हैं या फिर इन केस ऑफ डेथ के लिए। देन उसके बाद में फॉर्म 2 जो कि नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन के लिए होता है। फॉर्म 5 जो कि ईडीएलआई में यूज़ होता है। फिर फॉर्म 15G जो कि टैक्स के लिए, और फॉर्म 5 होता है हमारा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये थे हमारे फॉर्म, ये लगभग 5-6 फॉर्म्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। देन उसके बाद में ईपीएफ क्लेम के लिए क्या स्टेप्स होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपको यूएन आईडी और पासवर्ड से आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद वहाँ पर टॉप बार में आपको दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज, उसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा फॉर्म 31, 19 और 10C का, तो आप इसमें अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर्म 31 जनरली सेलेक्ट किया जाता है एडवांस क्लेम के लिए।
फिर उसके बाद मेंबर डिटेल वहाँ पे दिखेंगी, आपको अपना अकाउंट नंबर डाल के उसको वेरीफाई कर लेना है ओटीपी के थ्रू। देन उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है टू साइन द सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग एंड प्रोसीड फर्दर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए पीएफ एडवांस फॉर्म F31 फॉर्म 31 टू विड्रॉ योर फंड्स। फिर उसके बाद आपको एक फ्रेश सेक्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप अपने बेसिक डिटेल डालिए, आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। जब आप एडवांस क्लेम करते हैं ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क तो जनरली केवल एम्प्लॉय पोर्शन मिलता है, बाकी वाला पोर्शन नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आप कंपनी स्विच कर देते हैं तो प्रीवियस कंपनी का आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। और पेंशन वाला तो हमें एट द एंड ऑफ द सर्विस या रिटायरमेंट के बाद ही हमें मिलता है वो। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 8 में जाएंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन होता है, उसे क्लिक करना है, फिर सबमिट योर एप्लीकेशन कर देना है। फिर उसके बाद यू मे हैव टू सबमिट दिस कैन डॉक्यूमेंट डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज यू हैव फिल्ड फ्रॉम द फॉर्म। जब आपने पर्पज सेलेक्ट किया हुआ है, आपको लोन हाउस के लिए चाहिए, इलनेस के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जनरली इलनेस वाला सेलेक्ट करते हैं जब हमें पार्शियल क्लेम करना होता है, और जब बड़ा अमाउंट लेना रहता है तो हाउस वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 10 योर एम्प्लॉयर हैज़ टू अप्रूव। जब आपने ये 9 स्टेप तक प्रोसेस फॉलो कर लिया, आपने अपनी डिटेल्स डाल दी, पर्पस रीज़न डाल दिया है और आपके सारी चीज़ें सही हैं, तो फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ जाता है और आपका जो एम्प्लॉयर होगा उसके पास पहुंच जाएगा। TRRN नंबर क्या होता है? टेम्परेरी रिटर्न रेफरेंस नंबर होता है ये, और इस नंबर से हम अपना पीएफ का चालान का पेमेंट देख लेते हैं और हम ऑनलाइन उसे डाउनलोड भी कर पाते हैं बिना ईपीएफ में लॉगिन किए हुए। डायरेक्टली वहाँ पे TRRN क्वेरी का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके आप अपना चेक कर सकते हैं पेमेंट स्टेटस। देन उसके बाद में बात की जाए ईपीएफ ईसीआर की, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक चालान रिटर्न होता है जो कि आपका एम्प्लॉयर ई सेवा पोर्टल पे अपलोड किया जाता है मंथली बेसिस पे। देन द रिटर्न विल हैव द मेंबर वाइज डिटेल। इसमें होता क्या है, हर एम्प्लॉयज़ का, सपोज किसी एक एम्प्लॉयर के अंदर 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो उन सभी 50 एम्प्लॉयज़ का वहाँ पे बेसिक डिटेल वेजेस वाला, देन उसके बाद में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस कितना है ईपीएफ में, आपका ईपीएस में, ईडीएलआई में, ये सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन्ड होता है, बाइफरकेटेड रहता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये ईपीएफ ईसीआर हो गया, टीआरएन नंबर, पेमेंट स्लिप, कंबाइंड चालान, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एज़ ए स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हर महीने प्रिपेयर करना होता है एज़ ए कॉन्ट्रैक्टर, एज़ ए वेंडर। इस तरह से यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से ईपीएफ की सारी डिटेल्स जितनी हो सकती हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन किया। चाहे उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, उनके डिफरेंट स्कीम्स हों, उनका बेनिफिट हो, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या-क्या फॉर्म्स लगते हैं अलग-अलग सिचुएशंस में, कितना कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयी का, एम्प्लॉयर का, देन उनके बाइफरकेशंस, ईडीएलआई हो, ईपीएस हो, ईपीएफ हो, देन उसके बाद में आपका एग्ज़ाम्पल्स और आपका स्टैट्यूटरी कंप्लायंस पार्ट, ये सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होता है अगर किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी पोर्शन को लेकर के, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।